नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर लखनऊ से है, जहां लगातार हो रही लूट की वारदातों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। लूट की वारदातों के दौरान बदमाशों ने कई लोगों को घायल भी किया था, जिसको लेकर इन बदमाशों को पकड़ना पुलिस के लिए एक चैलेंज भी बन गया था। जिसके बाद ही लखनऊ के नॉर्थ जोन की क्राइम टीम के साथ विकास नगर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। लखनऊ की सड़कों पर एक गैंगस्टर अपने साथी के साथ घूम घूम कर स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसको लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। कैसे क्या कुछ गिरफ्तारी हुई, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ कासिम आब्दी जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से गैंगस्टर एक अपने साथी के साथ लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, डकैती का आरोपी है, किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए 12 सितंबर को मॉर्निंग में लगभग 8:30 बजे के आसपास थाना क्षेत्र विकास नगर में 2 चेन स्नैचिंग घटनाएं होती हैं बैक टू बैक। उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाता है और तभी से अरेस्टिंग के लिए लगातार पुलिस टीम सक्रिय हो जाती है। अंततः सफलता मिलती है, 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए जाते हैं, शिवम गुप्ता और तुषार मिश्रा। ये दोनों लखीमपुर जनपद के रहने वाले हैं। ये जिस बाइक से घटना को अंजाम देते थे वो बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है। इनके पास से टोटल 4 चेन बरामद हुई है। जो सफल अनावरण हुआ है जिन घटनाओं को, उनमें 7 घटनाएं हैं, जिसमें 2 विकास नगर की है, 2 अलीगंज की है, 1 चौक पीजीआई और हसनगंज की है। इनका मॉडस ऑपरेंडी सिंपल था। ये लोग रात, अगर जब ये अकेले भी घटना करता था और साथ में मिलकर के तुषार के साथ भी घटना ही करता था। जब अकेले घटना करता था तो रात के समय ये निकलता था। ब्लैक कलर की अपाचे थी, इसका एक मित्र था नरेंद्र, उसकी अपाचे लेकर के निकलता था। और जब दिन में घटना को अंजाम देता था तो ये अपने मित्र के साथ, ये तुषार मिश्रा जो इसका मित्र है, उसके साथ ही अंजाम देता था। बाइक जो रेड कलर की एक्सट्रीम थी, तुषार मिश्रा की मदर के नाम से थी, जिसको तुषार मिश्रा चलाता था। और जो ब्लैक कलर की अपाचे थी वो इसके मित्र नरेंद्र के नाम से थी। इसके पास कोई अपनी बाइक, ये इतना शातिर था कि अपनी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता। यदि पकड़ा भी जाए तो दूसरा पकड़ा जाए। तो इसमें और रात को ये मेल को टारगेट करता था। जब पूछा गया कि मेल को क्यों टारगेट करता, तो बताया गया कि मेल यूजुअली जो बरामदगी होती है वो खालिश बरामदगी होती है, जो चेन होती है वो ओरिजिनल चेन पहनते हैं। तो इसलिए ये लोग टारगेट करके ये घटनाओं को अंजाम देते थे। और इसमें जो अलीगंज में जो एक घटना हुई थी 5 मई को, जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ था अटेम्प्ट में, उस घटना का भी सफल अनावरण हुआ। उसको भी इसने कबूला की शिवम गुप्ता ने ही उस घटना को अंजाम दिया था। और इन दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, एक सवाल ये हो जाता है कि जिस तरीके से जो शिवम की बात की जाए, उसके ऊपर डकैती की धारा लगी हुई है, डकैती में जेल भी गया है। जो दूसरा साथी तुषार है वो जुए में ज़्यादा जेल गया है। तो आखिर इसने अपने डकैती गिरोह को छोड़ करके इस जुए के जो साथी है, जो बचपन का साथी रहा, उसको अपने साथ लेने के पीछे क्या कुछ कारण रहा? देखिए 2018 का मुकदमा है थाना हरगांव में, जिसके अंतर्गत ये लोग गैंगस्टर में, जिसमें जेल गया था। ये 2019 में ये जेल से रिहा हुआ। उसके बाद फिर ये 2020 से 20 एंड में और 21 में ये यहाँ पे आकर के रहने लगा किराए के मकान पर, जैसा मैंने आपको बताया। अब ये पहले अपनी सिस्टर के साथ रहता था। सिस्टर इसकी पढ़ाई करने के लिए जयपुर चली गई तो यहाँ पे अकेले रहने लगा। छोटा मोटा प्रॉपर्टी काम करता था, जिसमें इसके अनुसार जो इसकी लाइफस्टाइल थी वो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ये चकाचौंध में जो है आ गया। ये इसको महंगे महंगे इसके महंगी महंगी घड़ी पहनना, महंगे कपड़े पहनना, ये इसका शौक़ था। तो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने अपराध का इसने सहारा लिया। अपराध की दुनिया में ये चेन स्नैचिंग में, क्योंकि चेन स्नैचिंग में कम समय में ज़्यादा पैसा आ जाता है। एक अगर चेन आप मार्केट में अगर इसको बेचते हैं तो उससे अच्छी रकम, मोटी रकम इसको मिलती है। और इसकी लाइफस्टाइल में भी, जो इसके साथ के रहने वाले थे, जब उन लोगों से पूछा गया तो इसकी लाइफस्टाइल में भी 2021 के बाद मार्क्ड इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो सभी लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है कि ये घर से मजबूत हो और ये घर के पैसों पर ये इस तरह से इसकी लाइफस्टाइल में चेंज आया हो, लेकिन एक्चुअली ये अपराध से जो है, ये अपराध के द्वारा जो धन अर्जित था उससे ये लाइफस्टाइल इसकी चेंज हुई थी। सर, एक सवाल ये आता है कि जिस तरीके से जहाँ पे मकान में रह रहे थे,
वेरिफिकेशन नहीं था। दूसरी चीज़, गाड़ियाँ जो इस्तेमाल हो रही थी वो दोस्तों की इस्तेमाल हो रही थी। तो क्या इन और जो ज्वेलरी बेची जाती थी, लखीमपुर ले जाके ज्वेलरी बेचना, तो क्या इन लोगों को भी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, या फिर इसके साथ ये जो गिरोह बन के लोग काम करते हैं, क्या ये किसी गिरोह से भी कनेक्ट रहा है अभी तक? देखिए, इनमें सभी लोगों को टच किया गया है, सभी लोगों से पूछताछ की गई है। रही बात कि ये ज्वेलरी जो है वो लखनऊ में नहीं डिस्पोज करते, तो उसका कारण ये था कि इनको लगता था कि लखनऊ, क्योंकि लखनऊ इनका मूल जनपद नहीं है, ये यहाँ पर ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे, इनको ये लगता था कि यहाँ पर पकड़े जाने की आशंका ज़्यादा है। और इन्होंने बताया कि यहाँ की पुलिस क्योंकि ज़्यादा सक्रिय है, तो इसलिए यहाँ पर पकड़े जाने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। ये अपने मूल जनपद लखीमपुर खीरी ये वहाँ पर ले जाते थे, और इसका जो तुषार मिश्रा का जो फादर है, इनके जो पिता हैं, वो वहाँ पर ओझा का काम करते हैं, तांत्रिक का काम करते हैं, और वहाँ पर इनके अनुसार वहाँ पे इनकी अच्छी रेपुटेशन है। और वहाँ पर उन्होंने कई सारे जिस जगह पर ये रहते हैं वहाँ पर वो कई सारे सुनार रहते हैं लोकल में, तो उनको अपने फादर के माध्यम से उनका रेपुटेशन का सहारा लेकर के वहाँ पर ये लोग डिस्पोज कर देते थे। तो इसलिए यहाँ पर अच्छा, दूसरी बात वेरिफिकेशन की, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना है कि भाई आपके मकान में यदि कोई गैंगस्टर का अभियुक्त किराएदार रह रहा है, तो ये जिम्मेदारी, आप लाइबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी भी है। अब किन परिस्थितियों में उसको मकान दिया, निश्चित तौर पर इनको लीगल नोटिस भेजेंगे हम, और इनसे कारण पूछेंगे कि किन परिस्थितियों में आपने इनको मकान दिया, और पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया, नहीं कराया गया। यदि कराया गया होता तो आज ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। ये सब तमाम चीज़ें हैं, तमाम पहलू हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि इनिशियल 24 घंटे में हमारे पास कम समय था, जितनी भी जानकारी मिल पाई हमने लिया है। बाइक जो थी, एक तुषार मिश्रा था, उसकी बाइक थी, तो वो तो सह अभियुक्त था, उसमें कई सारी फुटेजेस में भी सामने आया है। जो इसका दूसरा मित्र है नरेंद्र, जिसकी ब्लैक अपाचे से एक घटना को अंजाम देता था, जिसने ये जिस बच्चा गिर करके घायल हुआ था गंभीर रूप से, उसमें भी ब्लैक अपाचे थी अब नरेंद्र की। तो नरेंद्र से जब पूछताछ की गई और आसपास जो इसके मित्रगण हैं उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि ये अक्सर अलग अलग लोगों की बाइक जो है वो किसी काम से बता, क्योंकि इसके पास अपनी कोई निजी बाइक नहीं थी, और ये मजबूरी बता करके ले जाता था और इस तरह से घटना को अंजाम देता था। सर, जैसे मकान मालिक को आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं, तो इसके साथ साथ अगर बात किया, जो लखनऊ में एक बहुमंजिला इमारतें भी खड़ी हैं, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है अपराधी शरण लेते हैं। क्या उन बहुमंजिला इमारतों को अभी सर्च अभियान चलाया जाएगा? उसके साथ साथ जो वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, लोगों को रेंट पर दे देते हैं मोटी रकम के लिए, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या उनको भी लीगल नोटिस भेजा जाएगा? देखिए, आपके मकान में कौन रह रहा है, किसको आप मकान किराए पर दे रहे हैं, ये मकान मालिक की निजी जिम्मेदारी है कि उसका वेरिफिकेशन करवाए। और यदि वेरिफिकेशन नहीं कराता है और अगर किराएदार किसी भी तरह की घटना को अंजाम देता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाइबिलिटी फिक्स होती है, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है, विधिक कार्रवाई भी हो सकती है। अपराधी को आश्रय देना, ये भी आईपीसी की धाराओं में ये भी एक क्राइम है। और यदि बार बार पुलिस अपील कर रही है कि आप वेरिफिकेशन करवाओ, उसके बावजूद नहीं करा रहे, यानी कि आप जो है वो ऑर्डर को जानबूझ करके डिसोबे कर रहे हैं, वो भी एक आईपीसी के तहत एक क्राइम है। तो निश्चित तौर पर अब समय आ गया है कि इन धाराओं का उपयोग करते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध जो अभी भी बार बार अपील करने के बाद भी वेरिफिकेशन नहीं करा रहे, सत्यापन नहीं करा रहे हैं, उनके विरुद्ध लखनऊ पुलिस अब सख्ती से कार्रवाई करेगी। तो जिस तरीके से लखनऊ में बदमाशों ने बहुमंजिला इमारत के साथ साथ किराए के मकानों को अपना अड्डा बना रखा है, तो उसको लेकर लखनऊ पुलिस भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। लेकिन इसके साथ ही एक हिदायत दी गई है कि अगर किसी भी किराए के मकान में रह रहे युवक के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा किसी भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो उसमें जिम्मेदारी और सहभागिता मकान मालिक की भी तय की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर गोंडा से है, जहां कजरी तीज मेले को लेकर मंडलायुक्त और डीआईजी देवी पाटन मंडल सरयू नदी के कटरा घाट पहुंचे, साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आने वाले कजरी तीज के पर्व पर सरयू नदी से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जल भरेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम में जिले के आला अधिकारी अलर्ट दिख रहे हैं। वहीं सफाई कर्मी घाट की साफ सफाई करते नजर आए हैं।
अब खबर फरीदाबाद से है, जहां हाल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरे हरियाणा में एक भी अवैध कॉलोनी पनपने नहीं दी जाएगी। इसी के चलते आज फरीदाबाद डीटीपी विभाग की तरफ से केली बाईपास के पास अवैध इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। इस मौके पर डीटीपी विभाग के अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस महीने में 6 जगह कार्रवाई की जानी है। साथ ही फरीदाबाद के अंदर सभी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक कॉलोनियों का, पिछली कॉलोनियों का वैध करने का विषय, हमने पिछले दिनों में 450 कॉलोनियाँ वैध की हैं और भी 1800 कॉलोनियाँ लगभग पूरे प्रदेश की ऐसी हैं जो चिन्हित की गई हैं, जो कई सालों पहले बनी भी हैं और पिछले साल तक भी बनी होंगी। लेकिन उसमें अब जब सारी कॉलोनी बनती है, वो गरीब आदमी के भी मकान बहुत होते हैं, उसको सबको तोड़ना तो उस समय संभव नहीं था। हमने उसके बाद ये ज़रूर किया है कि नए रूल्स के हिसाब से अब एग्रीकल्चर लैंड को 1 एकड़ से नीचे केवल एग्रीकल्चर के लिए तो रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अनऑथराइज तरीके से बिके हुए प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। हमने सारे हरियाणा में लागू किया है। ये कैल गांव में लगता है इसका मेन एरिया जो है इस साइड का, और ये गोल्डन गैलेक्सी है होटल अपना, इसके पीछे साइड में पड़ती है। लगभग 15 एकड़ में विकसित की जा रही है, 15 एकड़ में विकसित की जा रही है। तो इनको नोटिस वगैरह देकर प्रॉपर कार्रवाई करते हैं। सरकार की हिदायत है कि अभी 1/7/2022 के बाद कोई कॉलोनी डेवलप नहीं होने देंगे, क्योंकि 1/7/22 को हमारी नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कि कॉलोनियाँ रेगुलराइज कर रहे हैं। मैनपुरी में सर्विस लांस टीम ने लोगों के खोए हुए 47 मोबाइल फोन बरामद किए और खोए हुए मोबाइल को उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिए। जहां बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं एसपी विनोद कुमार सिंह ने सर्विस लांस टीम को धन्यवाद भी दिया है। पिछले 3 महीने से जो जनपद में विभिन्न स्थानों पर जो लोगों के मोबाइल खो गए थे, उनको हमारी जनपद की सर्विलांस टीम द्वारा 47 मोबाइलों को आज बरामद किया गया है। सभी एंड्रॉयड फ़ोन हैं और इनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। और इनको आज पुलिस लाइन में मीटिंग हॉल में बुला करके सभी को इनको वितरित किया गया। कुछ लोग नहीं आए हैं जिनको उनके पते पर पहुँचाया जा रहा है। तो जिन लोगों को ये मोबाइल मिले हैं उनके द्वारा अपना मोबाइल पार करके खुशी। संभल में विद्युत विभाग की अवैध वसूली पर मकान मालिक के विरोध करने पर बिजली विभाग ने मकान मालिक पर केस दर्ज कराया है। लगातार बिजली विभाग के प्राइवेट कर्मचारियों की ओर से क्षेत्र में अवैध वसूली कराई जा रही है। इस मामले में विरोध किया गया, जिस पर बिजली विभाग ने सरकारी काम में बाधा डालने और बदसलूकी करने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज करा दिया, जबकि बिजली विभाग की टीम मकान मालिक के घर पहुंची ही नहीं। खबर चंदौली के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के धनकुआरी का है, जहां जंगल में सूटकेस के अंदर महिला की लाश मिली। महिला की उम्र 30 से 32 साल बताई जा रही है। साथ ही महिला के शरीर पर जख्म के निशान भी हैं, जिसमें ऐसा जाहिर होता है जिससे कि महिला की हत्या कर शव को यहां लाकर फेंक दिया गया। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक सुखराम भारती ने बताया कि मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सीसीटीवी के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आज थाना चकरघट्टा के गांव धनकुआरी के जंगल में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर झांसी से है, जहां बड़े पैमाने पर गौशाला के नाम पर ग्राम प्रधान बंदरबाट कर रहे हैं। जहां आए दिन गौशाला में तड़प कर गौवंश दम तोड़ रहे हैं और साथ ही तहसील में बैठे जिम्मेदार अधिकारी और ग्राम प्रधान गौवंशों के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक 25 गौवंशों ने भूख प्यास और अव्यवस्थाओं के चलते तड़प कर दम तोड़ दिया है। मोट तहसील के बड़ा बेलना के ग्रामवासियों का आरोप है कि अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। वायरल वीडियो ने विकास खंड मोड़ से लेकर तहसील प्रशासन तक के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना ये होगा कि ऐसे भ्रष्ट ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। गौशाला की समस्या को लेके आए थे। क्या समस्या है? ये समस्या है कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना भूसा है, ना खर है, ना चोकर है, ना गुड़ है, ना नमक है। आए दिन गैया मर रही हैं और
प्रधान सो रहे हैं और हमने विरोध किया जाके, तो प्रधान के जो भाई आए वो अब तक करने लगे वहाँ पे जाके। हम एसडीएम साहब के पास आए थे कि हमारे यहाँ की जो गौशाला है उसमें पर्याप्त भूसे की व्यवस्था नहीं है, आए दिन उसमें गाय मरती हैं ही, और जो गौरक्षक हैं उसमें वो भूसा डालते हैं, बस 15 गठरिया डालते हैं, और 130 गाय और 150 के करीब है उसमें। तो अभी कितनी गाय मौजूद होंगी? मौजूद उसमें 100 के आसपास है। तो क्या है, खाने को नहीं दिया जा रहा खाने है? को उसमें लगभग साल भर से तो उसमें कुछ गाय ही नहीं है, ना चोकर है, ना उसमें खरी है, ना बांट है, ना उनका रख रखाव अच्छा है। खबर संभल से है, जहां अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पत्नी ने प्रेमी से पति की हत्या करा दी। वहीं मृतक के भाई ने केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विगत दिनांक 3 सितंबर को थाना यशोड़ा कंबों में श्री वीर सिंह सनाफ करण सिंह सैनी निवासी हाजीपुर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उनका भाई विगत 2 तारीख से लापता चल रहा है। इस संदर्भ में थाने पर तत्काल ही गुमशुदगी दर्ज की गई और छानबीन की गई तो पाया गया कि उनकी पत्नी के साथ उनसे विवाद चल रहा था, जो कि उनकी पत्नी के अवैध संबंधों के कारण था। इस संदर्भ में संदिग्ध व्यक्ति हरनाम सिंह से पूछताछ की गई तो पाया गया कि श्री कमल सिंह एवं हरनाम तथा अजेंद्र द्वारा मौके पर घटना वाले दिन शराब पी गई एवं उसे मार दिया गया। मारने के पश्चात उसे गन्ने के खेत में दबा दिया गया। खबर गाजियाबाद से है, जहां बारिश के बाद आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में मकनपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। बच्ची की उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है। तकरीबन 9 बजे के आसपास जब इलाके में रहने वाली कुछ महिलाएं अपने काम के लिए निकल रही थीं, तभी बारिश के चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी अचानक जोर का धमाका हुआ और आकाशीय बिजली आकर गिरी। घटना में यहां पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हुई 5 महिलाएं घायल हो गईं, जिनमें से एक करीब 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सभी को अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई, आकाशीय बिजली गिरी है? भैया बारिश हो रही थी और बारिश जैसे भी थोड़ी सी हल्की हुई तो एकदम से बहुत जोर की धमाका हुआ। तो धमाके को सुन के लोग इधर उधर भागे दौड़े, देखा लोगों ने। तो यहाँ आने के बाद में पता लगा है, एक तो मतलब बिजली सिर पे डली है उसके बिल्कुल, तो बाल वगैरह सब जल गए थे। मैंने तो उसको नहीं देख पाया, मैं इतने वहाँ से आया हूँ भाग दौड़ करके, इतने उसको एम्बुलेंस में लेके चले गए थे। उसके बाद में फिर पता लगी घायल है तो फिर दूसरी एम्बुलेंस बुलाई है। उसके साथ साथ फिर वे अभी एम्बुलेंस में भेजे हैं। तो सीरियस है मामला, तो ये कह नहीं सकते। कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं। ये क्या मौत भी 5 लोग, मौत एक की बताई जा रही है। एक को लेकर आ रहे हैं वापसी एम्बुलेंस जो भेजी थी पहले, वो जिसके सिर पे मतलब डली है बिजली। ये लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहीं झुग्गियों में रहते हैं, मंदिर के पीछे झुग्गी हैं। ये नत्थू त्यागी के हैं, झुग्गी पड़ी हुई हैं, ये उनमें रहते हैं। मेरे हिसाब से झाड़ू पोछे का काम करते हैं ये, या लेबर मिस्त्री का काम करते होंगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से है, जहां जमीन विवाद के चलते ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। नाराज लोगों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। पिता बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव भारी पुलिस फोर्स और पीएससी बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने करीब 2.5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। इस दौरान दमकल की 3 गाड़ियों ने भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया है। ये ग्राम मोहिद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मार्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई है। आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। खबर पूरन
सहारनपुर से जहां विवाहिता की हत्या करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं मृतका के भाई ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार न करने का पुलिस पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 10 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर चारपाई पर विवाहिता का शव पड़ा हुआ मिला था, जिस पर भाई ने ससुरालियों पर दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन बचे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मृतका के भाई ने पुलिस पर गिरफ्तार न करने का आरोप लगाया है। मेरी बहन रक्षाबंधन में यहाँ पे आई हुई थी, 3 दिन हमारे घर पे रुक के भी गई हैं। संडे को 10 बजे यहाँ से सुबह गए, रात में उनका कोई आपसी विवाद, दहेज को लेके विवाद चल रहा था। हर बार जब भी घर पे हमारे आते थे तो दहेज के लिए बहन को परेशान करते थे। जब उस रात में गए, इतवार की रात में ये लोग गए, सुबह जब हम लोगों को पता लगा इनकी रात में फिर से लड़ाई हुई तो हम और हमारे पापा सुबह भी गए थे, समझा बुझा के चले आए। उसके बाद 1 घंटे बाद हम लोगों को पता लगा कि बहन मर चुकी है। अभी तक पुलिस ने हमने तहरीर दी थी, तहरीर पे उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 2 लोगों को अभी पकड़ लिया है, लड़के के पिता को। इसमें 4 लोगों का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें 2 लोग अभी बाहर हैं। पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को नहीं पकड़ा गया है। सुल्तानपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि बिजली फॉल्ट ठीक करते समय अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई, जिसके चलते फॉल्ट ठीक कर रहा कर्मचारी करंट की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलस गया, जिसके बाद आनन फानन झूलसे कर्मचारी को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना के बाद आला अधिकारी मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। अभी संज्ञान में आया था कि गोलाघाट रोड पे विद्युत पोल पर एक विद्युत कर्मी द्वारा काम किया जा रहा था, विद्युत लाइन ठीक की जा रही थी और उसी बीच में पता नहीं किसी कारण से लाइन चालू हो गई या क्या मामला आया, उसको करंट लग गया, जो कि लगभग 30% बर्न हो गया उनका और उनको यहाँ पे ले आए इमरजेंसी में, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी ऐसा उनके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन यह है कि अभी हम लोग देखवा रहे हैं, जाँच करवा रहे हैं कि जब शटडाउन लिया गया था तो लाइट कैसे चालू हो गई, यह समस्या कैसे है। विद्युत विभाग के लोगों को बुलाया गया, वो भी देख रहे हैं और इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। हाँ, एक लगभग 32-33 साल का पुरुष बिजली का शॉक लगने से आया हुआ है हमारे चिकित्सालय में। उसका नाम युद्धवान है। अभी उसकी स्थिति स्थिर है, पल्स, बीपी, वाइटल सब मेंटेन है। उसकी इलाज की जा रही है। उसे एक व्यवस्थित कमरे में जो बर्न वार्ड है वहाँ पर भर्ती करके समुचित इलाज की व्यवस्था की है। अभी वर्तमान में उसकी स्थिति स्थिर है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।